आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जानलेवा इश्क लास्ट एपिसोड। मैं आपके साथ कहाँ जा रही हूँ सर? राज के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सिया ने पूछा, लेकिन नजरें लगातार झुकी हुई थी मेरी हेल्प करने। अचानक राज की बात पर उसने चौंकते हुए नजरें उठाकर उसे देखा। राज ड्राइव कर रहा था, माथे पर चंद बाल बिखर से गए थे, पर्सनैलिटी हद से ज्यादा दिलकश हो गई थी। मुझ पे कुछ नहीं बदला है जो इतने गौर से देख रही हो। उसकी बात पर सिया एकदम छेप गई और सामने देखने लगी। दरअसल मुझे मेरी दुल्हन के लिए शॉपिंग करनी है, मंगलसूत्र खरीदना है जो वह कभी खुद से जुदा न कर पाए। राज ने झट से बोला। सिया का हाथ खुद ब खुद अपनी गर्दन पर चला गया। राज ने कनखियों से उसकी इस हरकत को देखा तो उसके जल्दी जल्दी पलके झपकने ने राज को समझ लिया कि वह अपने आंसू निकलने से रोक रही थी। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम मंगलसूत्र नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके कोई मायने नहीं है। जब मन किया उतार फेंकती हो। बस करो राज, वह एकदम से बोलती हुई रुक गई। राज ने झटके से कार साइड में रोकी, सिया की तरफ देखा जिसकी सुर्ख हो चुकी आंखों में नमकीन पानी भरा हुआ था। क्यों? बस करूं सिया, बोलो। क्या ये तुम नहीं थी जिसने मेरी मोहब्बत को नकारा था? तुम ही तो थी जिसने मंगलसूत्र अपने गले से निकाल कर फेंक दिया था। राज भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मगर वह एक बार फिर खामोश हो चुकी थी। वैसे कौन है वो बदनसीब जिसने तुम जैसी बेवफा लड़की से शादी की? क्या पता है उसे तुम्हारे किरदार के बारे में? और यार ये कैसा शख्स है जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय तुम्हारे, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे तक ने नहीं, है ना? अरे ओ, ओ माय गॉड, कहीं रुद्र तुम्हारा नाजायज बेटा तो नहीं? राज चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मत कहो ऐसी बातें, मत बोलो ऐसा कुछ कि मैं खुद से ही नजरें ना मिला सकूं। वह पहले चिल्लाई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। अच्छा, बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें, लेकिन सच तो ये है सिया कि तुम्हारा कोई पति नहीं है। ना जाने किसके बच्चे को जन्म दिया है तुमने। सच बताना, तुम्हें तो पता है ना कि कौन है रुद्र का बाप? राज उसे बुरी तरह टीज कर रहा था, मगर वह कुछ बोली नहीं। फिर एक बार खामोशी की चादर ओढ़ चुकी थी वह। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने मर्दों को ट्राई किया तुमने कि समझ नहीं आ रहा कि कौन है वो इंसान जिसका बेटा तुम लिए फिर रही हो? राज मुंह से शोले झड़ रहे थे। बस राज, बस करो, बस करो। हाँ, हूं मैं बदकिरदार, बेशर्म, बेहया। जो भी कहना है कह लो, मगर रुद्र, उसके बारे में कुछ मत कहना, कुछ भी नहीं। वरना, वरना क्या सिया? वरना मैं तुम्हें कैरी ऑन, मुझे क्या? मैं खुद को खत्म कर लूंगी और मेरे बेटे के सर से माँ का साया उठने के जिम्मेदार तुम होंगे, सिर्फ तुम। वह पूरी तरह रोते हुए बोली। राज एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर रुक गया जहां वह तब रुका था जब उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए वह मनोज जी से बात करने गया था, और उसकी खुद को खत्म कर देने की धमकी के सामने वह झुक गया था। आज फिर से उसे रास्ते बंद होते हुए महसूस हुए। आखिर वह क्यों नहीं बता रही है कि हुआ क्या था? जाने क्यों राज का दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि सिया ने उसके साथ बेवफाई की है। उसे बचपन से जानता था वह। इतनी मासूम सिंपल सी लड़की सिर्फ 22 दिन की जुदाई में इतनी शातिर चालाक बन गई थी कि ये बात उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वह उसे टीज कर रहा था, और इस हद तक कर रहा था कि वह कुछ तो बोले, मगर वह तो जैसे हर बंद करने पर तुली थी। उसके होठ भींच कर गाड़ी स्टार्ट करके वापस मोड़ ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? और राज ने क्या कहा तुमसे? राज बाबा खुद मुझे यहाँ लाए हैं अपनी शादी में। मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। ऐसी भी क्या दुश्मनी की अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया, और अब उसका दिल भी उजाड़ने को तैयार है। ये ये ठीक नहीं है। ऐसा होने से रोक दीजिए ये शादी। राज बाबा किसी और के नहीं हो सकते। उनके अंदर सिया बसी है,
बस सिया, मंजू ताई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम्म, किसने किसे उजाड़ा है ये तो बस मुझे पता है। तुम अपना मुंह बंद रखना, और किसी को अगर कुछ भी बताया तो सोच लेना तेरे नातिन इस दुनिया में नहीं रहेगी। सिया कभी राज की जिंदगी में वापस नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं। वो लड़की बर्बाद ही रहेगी। अब उसकी बर्बादी ही मेरा सुकून है। किसी को बर्बाद करके इंसान खुद कभी सुकून से नहीं रह सकता। जो करता है वो इसी जन्म में सूद समेत भरता है। फिर वक्त निकलने पर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। उस ईश्वर के प्रायश्चित के तमाम दर बंद हो जाते हैं, और इससे पहले कि ऐसा हो अपनी गलती से सुधार लेनी चाहिए। आखिर सिया बिटिया ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो उनके साथ ऐसा किया आपने? उनके पति को छीन कर उन्हें बदचलन साबित कर दिया। ऐसा झूठ बोलते कलेजा नहीं कांपा आपका? आखिर आपकी भी एक बेटी है। किसी के लिए किया गया बुरा अपने ही बच्चों के आगे आता है। कल अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा आपको? मंजू ताई रो रही थी, मगर लहजे में डर नहीं था। बस मंजू, और एक शब्द नहीं, वरना लगता है तो भूल गई कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। जानती हूँ मैं, सब याद है मुझे कि मुझे मेरी लवी को और राज बाबा को भी मरवा दिया जाएगा। मेरी और सिया बिटिया की जबान बंद होने का मतलब ये नहीं कि सच को भी आपने कैद कर लिया है। एक ना एक दिन ये सच राज बाबा के सामने आ ही जाएगा कि सिया ने उनके सिवा किसी और को नजर उठाकर देखा तक नहीं है। शादी तो बहुत दूर की बात है, और तब तब आपको दो कौड़ी की औकात नहीं तेरी, और मुझसे जबान लड़ा रही है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की? उनका हाथ पंचुताई को थप्पड़ मारने के लिए उठा, मगर नीचे नहीं आ पाया। राज ने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया। आज पंजू सारा सच बोलेगी, पल्लवी और तुम भी। कैलाश जी ने राज के पीछे पीछे माँ हेमलता के साथ अंदर कदम रखा, तो पल्लवी के साथ मंजू ताई भी शॉक्ड हो गई। "आ- आप?" "हाँ, हम सब। क्योंकि हमने अपने कानों से वो सुना है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पल्लवी, तुम ये ये झूठ बोल रही है। कैलाश तुम्हें परगला रही है। मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। पल्लवी पति की बाह पकड़ कर बोली। मंजू ताई, आप बोलिए, क्या है ये सब? सच क्या है? मेरा दिल तो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सिया मुझसे बेवफाई कर सकती है। बोलिए ताई, बताइए, बेफिक्र रहिए। लवी या किसी को भी कुछ नहीं होगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। राज ने उनके हाथ थाम कर बेताबी से पूछा। राज बाबा, सच क्या है? सच तो ये है कि जो भी आप सबको पता है वो सब झूठ है। सिया बिटिया बेकसूर है, मजबूर है, बेबस है, और ये सब इन्होंने किया है। ताई रोने लगी। जब आप सिया बिटिया को भाई साहब के पास छोड़कर गए थे, तो उसके अगले ही दिन खबर मिली थी कि मेरी बेटी अस्पताल में है, और सिया बिटिया मुझे लेकर वहां गई जहां लवी को जन्म देकर मेरी आंचल चल बसी थी, और उसके ससुराल वालों ने लड़की को रखने से इनकार कर दिया था। तब आंचल के अंतिम संस्कार के पास सिया मुझे और लवी को ले आई। उसकी ममता ने लवी को जिंदगी दी और मुझे सहारा। मगर उस बेचारी की खुद की जिंदगी में तूफान आना बाकी था, और 2 हफ्ते बाद तूफान आया। ऐसा तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर गया। मनोज भाई साहब का कारोबार रातों रात बर्बाद हो गया। कारखाने में आग लग गई। सारी जमा पूंजी खाक हो गई, और ये सदमा वह सह नहीं पाए। उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हम उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, मगर डॉक्टरों ने उन्हें बड़े अस्पताल भेज दिया। शहर में यहाँ आकर किसी को नहीं जानते थे, तो सिया ने मालिक को फ़ोन किया, क्योंकि तभी 6 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। फ़ोन मालकिन ने उठाया। कुछ ही देर में मालकिन काव्या के पिता के साथ वहां पहुंच गई थी, और भाई साहब के इलाज के बदले में उन्होंने सिया बिटिया को मजबूर कर दिया कि उन्होंने वो खत आपको लिखा, और रोते हुए अपना मंगलसूत्र दिया। बाप और सुहाग में से उस वक्त उन्होंने बाप की जिंदगी को चुन लिया। मगर इतना सब करने के बाद भी इन लोगों को तरस नहीं आया। राज बाबा, आपकी कसम खिलाए सिया को कि वह आपको कभी सच नहीं बताएगी,
और अगर ऐसा किया उन्होंने या मैंने तो वह अपने बाप और पति से और मैं अपनी लवी से हाथ धो बैठूंगी। तभी पता चला कि आग लगवाने के पीछे भी इन्हीं दोनों का हाथ था और किसी को भी रातों रात गायब करा देना उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। क्या करती सिया बेचारी, अकेली लड़की जिसका पति यहाँ नहीं, बाप जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वह क्या करती सिवाय आंसू बहाने के। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई उन दोनों के सामने, मगर जब उन्होंने आपको मार डालने की बात की तो वह हार गई, टूट गई और तलाक के कागजों पर भी दस्तखत कर दिए। माजी और मालकिन के सामने बुरी बदचलन बन गई। सबकी नज़रों में अपने लिए नफरत और दाग लिए लौट गई। भाई साहब घर आ गए और उस दिन जब राज बाबा आपका फ़ोन आया था तो आपको भी वही कहा और फिर उस दिन फूट फूट कर रो पड़ी थी सिया। भाई साहब की नज़रों में भी बुरी बन गई। हर दर्द अपने सीने में छुपा लिया और उसी दिन सबसे दूर लेकर चली गई हम सबको लेकर। ताई की रोते रोते हिचकियाँ लग गई थी। तो इसका मतलब सिया की जिंदगी में कोई और नहीं है। उसने किसी से शादी नहीं की। दादी ने पूछा। नहीं माँ जी, सिया बिटिया के दिल में बस राज पापा है। तो फिर उनकी जिंदगी में कोई और कैसे हो सकता था भला। कोई नहीं है उनकी जिंदगी में, कोई भी नहीं। फिर रुद्र, वह क्या उसे गोद लिया है? राज ने उन्हें पानी पिलाने के बाद बड़ी बेचैनी से पूछा। उसकी आंखें भीग चुकी थी। उसी की खातिर तो सबसे दूर गई वह, क्योंकि रुद्र आपका बेटा है राज बाबा। सिया बिटिया पेट से थी और ये सब उन्हें उसी रोज पता लगा था जब आपका फोन आया। मालकिन को कुछ पता न लग जाए और वह उसे कुछ कर ना दे, इसीलिए सबसे दूर चली गई। वह सब कुछ छोड़ दिया। फूलों से नाजुक लड़की मुसीबतों के बीच अकेली रह गई, मगर वो हारी नहीं, डटी रही मजबूती से। ओ गॉड सिया, ये क्या हो गया मुझसे? और मैंने उफ, ये वह रो पड़ा। आज उसे परवाह नहीं थी कि कोई क्या कहेगा। ये आंसू आज अपनी तकलीफ पर नहीं बल्कि सिया के दर्द पर बह रहे थे। आपकी खुशी सबसे बढ़कर है सिया के लिए राज बाबा। आज मुझे जबरदस्ती भेजा है उन्होंने और ये सिंदूर दिया है अपना कि काव्या की मांग इसी से भरे। क्या कह रही थी कि आपकी और काव्या की खुशियां भरी जिंदगी की दुआ करेंगी और मैं आप दोनों की फोटो जरूर मोबाइल से लाऊं। अपना सिंदूर भिजवाया है उन्होंने। ये लो। रोते रोते मंजू ताई ने सिंदूर दान राज के हाथ में रख दिया। राज की पलकें भीग चुकी थी। उसकी सिया, उसकी पत्नी और उसका बेटा। सिया की तकलीफ के एहसास ने उसके अंदर कयामत बर्पा कर दी थी। वह खुद से ही नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। जिसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए हर दर्द, हर तकलीफ, हर दुख सहा, उसी को उसने इतना गलत समझा। उफ, क्या क्या नहीं कहा उसे, कैसे कैसे घटिया शब्दों के तीर नहीं छोड़े उस पर। क्यों क्यों यकीन कर लिया सब पर? उसकी आंखों को क्यों नहीं पढ़ पाया? क्यों नहीं समझ पाया उसके दिल को? वह खुद को दिल ही दिल में ब्लेम कर रहा था। मैंने देखा है राज बाबा उन्हें सबसे छुप कर रोते हुए, आपकी याद में रात भर जागते हुए, आपकी फोटो को सीने से लगा कर रोते हुए, रुद्र के जन्म के वक्त आपका नाम जपते हुए। और जब आप उन्हें यहाँ ऑफिस में मिले तो उनके चेहरे पर पहली बार खुशी देखी मैंने। मगर फिर हर दिन आपकी किसी बात पर वह दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर मुस्कुरा कर कहती कि ये राज की नफरत नहीं मोहब्बत है। जब आपने उनका बनाया खाना खाया तो बहुत खुश थी। कह रही थी कि आज लवी के जन्मदिन पर बना खाना खाया आपने। आपने आप ही मुस्कुरा रही थी, फिर पल भर में उदास भी हो गई। बहुत इम्तिहान दिए हैं उन्होंने राज पापा, बस अब उनकी बारी है खुशियाँ समेटने की। उनकी बातें राज को और भी तड़पा रही थी। सिया की तकलीफ, उसका दर्द, उसकी बेबसी उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। क्यों क्यों किया पल्लवी ऐसा? राज मेरा नहीं तुम्हारा भी बेटा है। देख रही हो किस हाल में है वह। नहीं, नहीं है वो मेरा बेटा, कोई नहीं है मेरा। मेरे और मेरे सपनों के बीच खड़ी दीवार है वो, और आज वो दीवार ढही है। पल्लवी चीख पड़ी और इसी के साथ कैलाश की उंगलियां उसके गालों पर छप गई।
अब तक काव्या, उसके पिता मानू और मोनिका भी अपने पति के साथ वहीं आ चुकी थी और सब हवास से इस तमाशे को देख रहे थे। क्यों? बहुत तकलीफ हो रही है आज। बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पर। जब उसे छोड़कर मेरे पास आए थे तब कहाँ था ये प्यार? उसकी कांटेदार आवाज गूंजी। कैलाश ठगे से खड़े रह गए। सच ही तो कह रही थी वह। उस वक्त उन्होंने अपने सुख के लिए अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया था। उसके अच्छे बुरे, पढ़ाई लिखाई से उन्हें कभी कोई लेना देना नहीं रहा। आज वो तमाचा वापस उनके मुंह पर आकर लगा। अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तो ठीक है, सुनो। क्यों किया मैंने ये सब? बचपन से लेकर जवानी तक पैसों की कमी देखी मैंने। अपनी हर इच्छा का गला घोटा था। तो पैसा मेरे लिए बहुत अहम था। और दूसरी अहम चीज थी मेरी बहन, मेरी दी। मगर मेरी बहन की जान ले ली उस मनोज ने, उस सिया के बाप ने। उसकी आवाज पे शोले दहक रहे थे। चाचा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राज ने तुरंत ही कहा। हाँ, सबकी नजरों में उसने कुछ नहीं किया था, मगर मैं जानती हूँ मेरी दी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उस मनोज के थप्पड़ ने उसकी जान ली थी। प्यार करने लगी थी उससे, ये जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है। मनोज न सिर्फ उसका प्यार ठुकराया, बल्कि उनके मुंह पर दरवाजा भी बंद कर दिया। जब दी ने उस एलिना को कहा कि वह या तो मनोज को छोड़ दे या फिर वो उसे रास्ते से हटाने पर मजबूर हो जाएंगी, तो उसने मेरी दी को थप्पड़ मारा। नहीं सह पाई वो, और उन्होंने अपनी जान दे दी। मैंने ठान लिया था कि उन दोनों को खून के आंसू रुलाऊंगी मैं, मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। तब मुझे अमीर बनना था और मेरी नज़र तुम पर आकर टिकी कैलाश। तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर तुमसे शादी करना ज़रा भी मुश्किल नहीं रहा। तुम्हें पत्नी चाहिए थी और मुझे दौलत, मगर मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ भी धोखा दे दिया। जल्दी मुझे पता चल गया कि ये सारी प्रॉपर्टी तो राज के नाम है, क्योंकि इसकी असल मालकिन तो उसकी माँ थी। और उसे मेरे और कैलाश के बारे में पहले ही पता चल गया था। तो उसने ऐसे विल बनाई थी कि उसके बच्चे राज को, उसकी शादी और बच्चा होने तक कुछ भी हुआ तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। वह चाहकर भी इसे किसी के नाम नहीं कर सकता। इसके लिए उसके साथ उसकी पत्नी के साइन जरूरी है। मैं मन महसूस कर रह गई। कैलाश के मन में धीरे धीरे राज के लिए भी जहर भरती रही, मगर बार बार इसका प्यार जाग उठता था। और एक बार जब हम राज से मिलने गए तो मैंने सिया को देखा तो पता लगा कि वह मनोज की बेटी है। मैंने उन दोनों की आंखों में वो देखा था जो शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। और मुझे तरीका मिल गया एक तीर से दो शिकार करने का। काव्या को राज पसंद था। मैंने सोच लिया था कि मनोज की बेटी से उसका प्यार छीन लूंगी और फिर उसकी तकलीफ उसे सारी उम्र रुलाएगी। और राज की शादी काव्या से कराऊंगी, इस शर्त पर कि वह सब कुछ मेरे नाम लिख दे। लेकिन फिर एक बार किस्मत खेल खेल गई। हम आउट ऑफ इंडिया क्या गए, राज ने उस सिया से शादी कर ली। मैंने कैलाश को भड़का कर भेजा कि शादी टूट जाए, मगर पहली बार वहां से वापस आने के बाद चुप थे। मैंने काव्य के इनकेशन को उसका ऑब्सेशन बनाया और उसके पिता के दिमाग में ये बैठा दिया कि अगर काव्या को राज ना मिला तो वह सुसाइड कर लेगी, मेरी बहन की तरह। फिर मैंने उन तमाम कामों को उसी के पिता के साथ मिलकर अंजाम दिया जो ताई ने बताए। आज मनोज मर मर कर जी रहा है और मेरी दौलत को मुझसे दूर करने वाला बड़ा अफसर बन कर भी रो रहा है। बहुत हाथ पांव मारे थे तूने राज, अपने बाप पर शक था तुझे तो खूब छानबीन की थी, मगर मुझ तक नहीं पहुंच सका। वह सारा जहर उगल कर खामोश हो गई। हर कोई खामोश था। तभी सन्नाटे में ताई का मोबाइल बजा। सिया, उनके होंठ हिले। स्पीकर पर डालिए ताई। राज बेताब था उसकी आवाज सुनने के लिए। हेलो बिटिया। ताई, कहाँ हैं आप? हमें देर हो जाएगी, निकलना भी है। मैं मैं बिटिया, मैं बस अभी निकल रही हूँ, उन्होंने कहा। उसकी आवाज भीगी हुई थी। ओ, आप वहीं हैं? ताई, आप स्टेशन पर ही आ जाना वरना देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। मैं वहीं आपका इंतजार करूंगी, सिया ने कहा। मगर बिटिया, उनके कुछ बोलने से पहले ही राज ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। ताई, वो राज ठीक है ना? मेरा दिल सा घबरा रहा है। आपने सिंदूर दे दिया ना उसे?
हाँ बिटिया, ठीक है राज पापा, मैंने दे दिया सिंदूर। वो खुश है ना? और काव्या, वो तो बहुत सुंदर लग रही होगी ना? वो तो वैसे ही इतनी सुंदर है। आपने उन दोनों की फोटो तो ले ली है ना? हाँ बिटिया। ताई फिर से रो पड़ी। ताई नहीं, क्या कर रही हैं आप? आप शगुन मत कीजिए। बहुत वक्त के बाद राज की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। सब ठीक होने दीजिए। अब वह मेरे दिए हुए दुख से उभर जाएगा। चलो, आप आ जाओ। हम लोग निकल रहे हैं। उसने रुलाई रोकती हुई कहा और फोन काट दिया। पापा, लवी और रुद्र का ध्यान रखिएगा। मैं ट्रेन का पता करके आती हूँ और ताई को भी फोन करती हूँ। उसने उठते हुए मनोज से कहा। मनोज जी ने सिर हिलाया और रुद्र और लवी के बीच बैठकर उनके हाथ में एक एक चॉकलेट दे दी। सिया ने उनकी तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर चल दी। उसका दिल भर भर कर आ रहा था। कंट्रोल करके आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी मोहब्बत, अपना सुहाग किसी और को सौंपना कितना तकलीफ दे होता है। लग रहा था कि आज उसके जिस्म से उसकी जान निकल रही है। वह फूट कर रो रही थी पूरी तरह। राज से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी उसे कब सोचा था उसने। मगर मोहब्बत ने उसके अंदर अपनी जड़ें मजबूत की हुई थी। और इस तरह से की हुई थी कि सारे तूफान, सारी आंधियां भी उसकी मोहब्बत को डिगा नहीं पाई थी। दिल की तड़प अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वह एक पिलर से लगकर खड़ी हो गई। राज, आंखें बंद करते हुए कपकपाते लबों पर सिर्फ राज का नाम था। हाँ सिया, उसे आंखें बंद करके भी राज की आवाज सुनाई दे रही थी। अब और मत सताओ राज, अब थोड़ा सा सुकून दे दो मुझे। अब भी तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मत आजमाओ मुझे इतना। सिया ने बंद आंखों से ही कहा। आई लव यू सिया। सिया ने आंखें खोली तो जाने कितने आंसू गालों पर फिसल गए। उन्हीं अश्कों से उसे धुंधला सा राज का चेहरा नजर आया। उसके ख्याल आज इस कदर हावी हो गए थे उस पर कि उन्होंने हकीकत में भी राज की शक्ल का रूप ले लिया था। वह आंसुओं में भी हल्के से मुस्कुरा दी। ओ राज, आई लव यू टू। मैंने हमेशा बस तुम्हें चाहा है और तुम्ही को चाहती रहूंगी। मुझे माफ कर देना राज। सिया ने बुदबुदाते हुए राज के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जानती थी कि ये उसका वहम है कि पल भर में उसका अक्स गायब हो जाएगा। मगर उसके हाथ उसके गालों से छू गए और वह होश में आ गई। बड़ी बड़ी आंखें हैरत से और भी बड़ी हो गई। जल्दी से हाथ पीछे कर पलटी और गालों पर बहते आंसू साफ किए। सिया, राज फिर से उसके सामने आ गया। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी शादी है आज। हमें अभी निकलना है। तो हम में से कोई शादी अटेंड नहीं कर सकता। सिया ने अपनी घबराहट पर काबू करते हुए कहा। तुम्हारा सिंदूर कहाँ है आज? राज ने सिया को देखते हुए पूछा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आवाज में शिद्दत थी। वह बहुत गहराइयों से उसे देख रहा था। वह सादा प्याजी कलर का सूट पहने, रोई आंखों और उतरे हुए चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी थी। पलकें झुकी हुई थी। उसकी मासूमियत पर राज का दिल तड़प सा गया था। अपनी नम आंखें सिया पर जमाए खड़ा था वह। मैं शायद जल्दी में लगाना भूल गई। वह पूरी तरह हड़बड़ा गई थी। और मंगलसूत्र, वो मैं पहनती नहीं हूँ। उसने खुद को समेट लिया। राज के हाथ उसकी तरफ बढ़े और मंगलसूत्र उसके गले में पहना गए। वह फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तभी राज ने उसकी मांग भी भर दी। वह जैसे एकदम से होश में आई। ये क्या क्या बदतमीजी है? मैं किसी और की हूँ। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अपनी शादी के दिन ऐसा कर रहे हैं आप? दर्द की शिद्दत से आवाज भरी गई थी सिया की। क्या नाम है तुम्हारे पति का? उसने बड़े आराम से पूछा। सिया के होंठ कांप कर रह गए। राज सिंघानिया है ना? फिर उसे छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? राज ने बगैर किसी की परवाह किए उसे सीने से लगा लिया। ये ये क्या? आगे के लफ्ज निकले ही नहीं मुंह से। उसके स्पर्श ने उसे गुम कर दिया। कब से इस आगोश के लिए तरसी थी वह। उसकी मोहब्बत भरी छुअन अब वह महसूस कर रही थी। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे कि मुझे किसी और को सौंपने चली थी। सब जान चुका हूँ मैं। अब प्लीज कोई झूठ मत बोलना।
आई एम सॉरी सिया, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ की नमी सिया को मोम की तरह पिघला गई थी। वह तड़प उठी। कब चाहा था सिया ने कि राज तकलीफ में रहे। उसकी नज़र पीछे खड़ी ताई पर पड़ी, जिनकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। बिटिया, अब सब ठीक हो गया है। सबके सामने सच आ चुका है। सब जान चुके हैं कि तुमने जो भी किया वो मनोज भाई साहब और राज बाबा की जान बचाने के लिए किया है। उन्होंने करीब आकर कहा, ताई, ये बात कभी पापा के सामने नहीं आनी चाहिए थी। वो कारण थे इन सब का, वरना वो सह नहीं पाएंगे। आगे के लफ्ज उनके मुंह में रह गए। मनोज जी ये सब सुनकर लड़खड़ा गए। राज ने तेजी से आगे बढ़कर उन्हें संभाला। सिया भी उनकी तरफ बढ़ी। पापा, आप ठीक तो है ना? वह उनके करीब दौड़ कर आई, उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मगर वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सिया का घर उजाड़ने के जिम्मेदार वो हैं। मुझे सच बता सिया, क्यों किया था बेटा? बोल। आज अरसे बाद मनोज जी उससे इस तरह बोले। चाचा जी, आप चलिए, मैं बताऊंगा सब कुछ आपको। आप सब सुनेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, सब ठीक है। देखिए, मैं और सिया साथ हैं और अब कभी जुदा नहीं होंगे। राज ने उन्हें संभाला। हमें घर के लिए लेफ्ट लेना था, आपने राइट लिया है। राज को राइट टर्न करते देख सिया बोल पड़ी, मैंने सही टर्न लिया है। आज हम अपने घर जा रहे हैं, राज ने धीरे से कहा। मनोज जी अब ठीक थे। उन्हें डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद राज घर जा रहा था। सिया ताई और बच्चों के साथ पीछे की सीट पर थी और मनोज जी आगे की सीट पर राज के साथ थे। उसने जल्दी ही गाड़ी घर के सामने रोक दी। सिया झिझक गई, अंदर की तरफ कदम ही नहीं उठ रहे थे। राज रुद्र को गोद में लिए हुए सिया के साथ था। ताई मनोज जी के साथ आगे बढ़ गई। चलो सिया, रुक क्यों गई? राज ने उसे खड़े देखा तो बोला, मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? राज, हमारा डाइवोर्स हो गया है और अब मैं ऐसे, चलो कुछ नहीं होगा। वह खामोशी से आगे बढ़ गई। अंदर तो सब जैसे उन्हीं के इंतजार में थे। पल्लवी और काव्या के पिता के अलावा सब वहीं पर थे। उन सबको देखकर दादी का चेहरा खिल उठा। जैसे ही सिया दादी के पैर छूने के लिए बढ़ी, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू और ममता थी। कैलाश जी भी शर्मिंदा थे। सबसे मिलने के बाद सभी हॉल में सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन भाई, आपको कैसे पता लगा कि मंजू ताई मम्मी से क्या बातें कर रही थी? मानू ने खामोशी तोड़ी। क्योंकि मैं जानता था कि कोई बात तो है जो ताई छुपा रही हैं। इसीलिए मेरी नज़र एक पल के लिए भी इन पर से हटी नहीं और मैंने एक डिवाइस ताई के बैग में डाल दी थी, जो मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी और मैं उनकी सारी बातें सुन सकता था। राज ने आराम से बताया। इसका मतलब तुम्हें पहले से सब कुछ पता था? कैलाश जी के साथ सभी चौंक पड़े। नहीं डैड, सब कुछ नहीं मालूम था। बस ये जानता था कि सिया ऐसा करने वाली लड़की नहीं थी। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न तो ज़रूर रहा होगा। ट्रेनिंग के बाद मैंने सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर ये कहीं नहीं मिली। फिर जब मिली तो हर तरीका अपनाया कि ये टूट जाए। कुछ तो बोले, मगर इसने होठों पे ताले डाले हुए थे। फिर एक बार जब मैं घर गया तो चाचा जी और ताई को देखा। चाची जी तो कुछ नहीं जानते थे, मगर मंजू ताई के चेहरे पर दुख, बेबसी और बेचैनी बहुत साफ थी। मगर मैं जान गया था कि वो भी इतनी कुछ आसानी से नहीं बताएंगी। सिया बहुत हैरानी से राज को देख रही थी। राज उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने आखिरी दांव खेला कि सिया खुद की वजह बता दे और अपनी शादी का कार्ड लेकर पहुंच गया। काव्या को मैंने बता दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये बस एक नाटक है जो किसी बहुत बड़ी वजह से करना पड़ रहा है, और वह समझ भी गई थी। वह जान चुकी थी कि मैं और वो कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन उसने मेरा साथ दिया। मगर यहाँ भी सिया बर्दाश्त कर गई। और जब रुद्र ने मुझे पापा बोला तो दिल में एक ख्याल आया कि रुद्र ने अपने पापा को नहीं देखा, ना ही किसी और ने। तो क्या कोई और भी है या बस अफवाह ही है? और मैं बाहर आते आते वापस अंदर जाने लगा। तब मैंने ताई और सिया की बातें सुनी
और मुझे यकीन हो गया कि सिया बेकसूर है। मगर फिर असली कसूरवार कौन था? इसीलिए इस नाटक को जारी रखा और ताई के यहाँ आने के बाद जो हुआ वह सबके सामने है। राज ने सबको बताया। सिया की आंखें भर आई। वह जल्दी जल्दी पलकें झपक रही थी और आंसू बाहर आने से रोक रही थी। अब एहसास हो रहा था कि उसका बर्ताव ऐसा क्यों था। उसने लेकिन भाई मम्मी बहुत शातिर हैं। अगर वो और अंकल अपने बयान से मुकर गए तो? मोनिका ने पूछा। सबूत पुलिस के पास है। मैरिज बैंक्वेट में मैंने हिडन कैमरास खुद फिट करवाए थे। हर बात पर बयान वहाँ रिकॉर्ड है। राज ने कहा। अगर तुम्हें सिया के खत पर और उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ तो फिर डाइवोर्स क्यों लिया? कैलाश जी ने पूछा। राज उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में जब वापस आया तो हाथ में पकड़े कागजात टेबल पर डाल दिए। कैलाश जी ने उठाकर देखा तो उन पर आज भी वह सिया के सिग्नेचर थे। राज ने कभी उन पर साइन किया ही नहीं था। सब जानकर सिया के दिल पर पड़ा बोझ आज हट गया। उसके चेहरे पर एकदम सुकून की लकीरें छलक उठी। आप हमारे पापा हो ना? लवी ने राज के गले में बाहें डाल दी। हाँ बेटा, मैं ही आप दोनों का पापा हूँ और आप मेरे प्यारे बच्चे। राज ने लवी और रुद्र को बाजू में भरते हुए प्यार से कहा। पल्लवी और काव्या के पापा पुलिस हिरासत में थे। काव्या को इस बात का बहुत बड़ा दुख था कि उसके पिता ने ऐसा किया और कुछ ऐसे ही जज्बात मानू और मोनिका के भी थे। देर रात तक सब साथ ही बैठे हुए थे। पल्लवी और काव्या के पापा को अपने किए की सजा मिल गई थी। वैसे भी सबसे बड़ी सजा तो अपने बच्चों की नजरों में गिरना था। मोनिका अपने पति के साथ चली गई। मानू और कैलाश भी वापस लौट गए थे और उनके साथ ही काव्या भी चली गई थी। मम्मा, हमें बड़ी दादी और नानी के साथ सोना है आज प्लीज, लवी ने सिया से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों यहीं सोओगे मेरे और पापा के साथ, सिया ने जल्दी से कहा। पापा प्लीज, हमें नानी बहुत अच्छी कहानी सुनाती हैं, आप जाएं पापा, लवी ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। वह इतनी उम्मीद और मासूमियत से उसे देख रही थी कि राज का सर खुद ब खुद हाँ में हिल गया। बहुत ही प्यारी बच्ची थी लवी। कितने बदकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने उसे ऐसे छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो लड़की थी। अच्छा, ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना उन्हें, ओके? उसने उसकी नाक खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा। सिया ने बेबसी से उन्हें जाते हुए देखा। लवी और रुद्र के सामने राज कोई पुरानी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसकी शील्ड उसके पास नहीं थी। पहली बार वो दोनों इस तरह तन्हा कमरे में थे। सिया ने कनखियों से राज को देखा। वह किसी फाइल में बिजी था। आज भी वह उतना ही स्मार्ट और हैंडसम था। माथे पर आते बाल, कोरा चेहरा, गहरी काली आंखें और परफेक्ट बॉडी शेप। वह एक शानदार पर्सनालिटी रखता था। उसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी। वह हर चीज से बेखबर होकर उसे देख रही थी। कुछ बदला तो नहीं है ना जाने मन मुझ में? उसने होले से हंसते हुए बगैर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सिया का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या जरूरत थी उसे इस तरह देखने की? राज की निगाहें उस पर जम गई। जॉर्जेट के प्रिंटेड वॉयलेट कलर की सादी सी साड़ी उसकी स्लिम फिगर पर बहुत जच रही थी। गेहुआ चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। गहरी काली आंखों पर घनी पलकें झुकी हुई थी। राज ने दोबारा नजरें फाइल पर जमा दी तो वह थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गई। उसने फाइल पढ़ते हुए हाथ बढ़ाकर बेड के गद्दे के नीचे से सिगरेट निकाली। सिया ने बहुत ही हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और जब उसने सिगरेट होंठों से लगाई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये क्या कर रहे हो? तुमने स्मोकिंग कब शुरू की? जानते हो ना स्मोकिंग कितनी खतरनाक है। वह तेजी से उसके पास आई और सिगरेट उसके होंठों से निकाल ली। अगले ही पल सिगरेट का पूरा पैकेट सिया के हाथ में था। राज हैरानी से उसे देख रहा था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। वह पूरे हक के साथ उस पैकेट को लेकर डस्टबिन के हवाले कर चुकी थी। क्यों पीती हो सिगरेट? और तुमने ऐसे शौक कब से पाल लिए? वह उसके सामने खड़ी थी। जब से तुम दूर चली गई तब से ये पास आ गई, राज ने आराम से कहा।
ओह! तो मेरा सब्स्टिट्यूट है ये, सिया के लहजे में गुस्सा भरा था। तुम्हारा सब्स्टिट्यूट तो कोई हो ही नहीं सकता जान। राज ने उसका हाथ पकड़कर सामने बैठाया। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। खाओ मेरी कसम, आज के बाद कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगे। राज ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा, कभी नहीं छूऊंगा बस। खुश? राज ने सिया की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वह रिलैक्स होकर अपनी साइड जाकर बैठ गई। अब राज ने फाइल बंद करके साइड टेबल पर रख दी और उसे गौर से देखने लगा। अब वह बेड के क्राउन से टेक लगाकर नॉर्मल बैठी थी। आंखें बंद थी, बालों की एक लट गालों पर आ गई थी। वह उसके करीब आया और हाथ से उसके लट को पीछे कर दिया। सिया ने चौंक कर आंखें खोल दी और उसे इतना नजदीक बैठे देखकर झिझक सी गई। अभी तो बहुत चहक रही थी, फिर अब ये झिझक कैसी? उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। नहीं, मुझे लगा अभी तुम काम कर रहे हो, तो चौंक गई थी। उसने नजरें चुरा ली। राज के नजदीकी से अजब से सरसराहट पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। तुम ही मेरा काम हो, मेरी जिंदगी हो सिया। तुमसे दूर होके मैं जीना भूल गया था, हंसना भूल गया था। अब जब तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो तमाम रौनकें लौट आई हैं। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना सिया। राज ने उसे अपनी आगोश में भर लिया। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हो सकती राज। उसकी पलकें उठी और आंखें राज की आंखों से जा मिली। मुझे माफ कर दो सिया, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मैं बस तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहता था, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। आई एम सो सॉरी सिया, मैंने अपनी जान को इतना बुरा कहा। वह अफसोस और दुख से कह रहा था। सिया ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। बस राज, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कभी मेरे दिल से मेरे बारे में नहीं सोच सकते। अगर ऐसा होता तो उस रात मुझे उन दो जानवरों से नहीं बचाते। अगर तुम ना आते होते तो शायद मैं मुझे वो लोग, वह कहते कहते रुआंसी होकर रुक गई थी और मुंह दूसरी ओर कर लिया। तुम सच में मैच्योर हो गई हो। पता है, जब तुम अपने बड़े होने का रौब जमाती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी। तब बेहद प्यार था मुझे तुमसे, मगर अब। वह रुका तो सिया ने फीके पड़ते चेहरे के साथ उसे देखा। पर अब मुझे गर्व है। राज ने उसकी आंखों में देखते हुए बात पूरी की। उसकी नजरों से वह पजल होने लगी थी। तुम ऐसे मत देखो ना मुझे प्लीज। जाने क्यों उसकी निगाहों की आंच से उसका चेहरा तपने लगा था। वह होंठ दबाकर मुस्कुराया। क्यों हंस रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? उसने मुंह टेढ़ा किया। हाँ। क्या? हाँ, मजाक उड़ा रहा हूँ। इतनी बड़ी हो गई हो तो बच्चों की माँ, फिर भी इतना शर्माती हो। सच कहूँ तो बहुत मज़ा आता है तुम्हें छेड़ने में, सताने में। जब तुम शर्म से लाल टमाटर से चेहरा कर लेती हो अपना, तब। वह अपनी रो में बोलता जा रहा था जब सिया ने उसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। आ, क्या कर रही हो तुम? उसने बनावटी आह भरी। मुझे छेड़ने में, सताने में मज़ा आता है ना तुम्हें? अभी मज़ा चखाती हूँ तुम्हें। वह बोलती जा रही थी और उसे तकिए से मारती जा रही थी। अरे रे सिया मेरी जान, सुनो तो सही। वह कहते हुए उसे रोक रहा था और इसी सब में उसे लेकर वह बेड पर गिर पड़ा। दोनों के बीच में तकिया था। राज ने पीठ से तकिया हटा दिया। वह उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से मुस्कुराया और तमाम गिले शिकवे, शक, शिकायतें कहीं दूर बह